वो लाइक क्या कहते हैं, अभी जैसे अभी एक 6/8 का कोई भी पैटर्न है, कोई भी ग्रुप है, अभी मतलब तेंता कतितांग तेंता कतितांग तेंता कतितांग तेंता कतित, तो ये झोल है, तेंता कतितांग तेंता कतितांग। अब इसका झोल बदलना है, तो धेन्ना कदिद्धांग धित्ता कतित्ता कधिन्ना कदिद्धांग धिन्ता कतित्तांग कधिन्ना कदिद्धांग धिन्ता कतित्तांग कधिन्ता कदिद्धांग धिन्ना कतित्ता कधिन्ता कधिन्ना धिन्ना कदिद्धांग धिन्ना कतित्तांग धिन्ना कदिद्धांग। तो दिस इज झोल। ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग बनता है गाने का। My guest today is a live rhythm arranger, performer, and a percussionist. He has learned music under the honorary guidance of rhythm stalwart Mr. Tawfiq Qureshi, and he has been arranging rhythm for almost all the top composers in Bollywood, Marathi industry, and the South industry. He is also a big name in the classical fusion industry, where he has been working with artists like Niladri Kumar, Ranjit Parrott, Tawfiq Qureshi, Pandit Ravi Chari, etc. Having arranged and played rhythm for amazing songs like Ghumar, Khalibali, Shankarare, Slow Motion, Sultan, the songs of Sairat, etc., and having worked with almost all the greatest composers of this country, he is one of those artists who knows rhythm and grooves from the inside, and his relationship with rhythm is something that has always inspired me. I would like to welcome the wizard of rhythm, my dearest friend and colleague, Deepesh Verma. Hi. Hi, Dipesh. Hi, Good Devdas. evening. I hope you're fine. I hope you're okay. And All good, all welcome good. back again on my show. Yes. You were there as a guest on the episode of Vijay Sir, Vijay Dayal Sir. Generally, my first question is always, why did you feel like choosing music as your primary form of expression? So I would also like you to tell me, why did you feel like choosing music? Being a son of a singer, I chose rhythms because Exactly. बचपन से ही एक रिदम को लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। तो उसमें पता नहीं, वो मतलब मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो नहीं, बट इट वाज देयर सिंस चाइल्डहुड। सो रिदम की तरफ इतना अट्रैक्शन बढ़ता गया। सो शुरुआत फिर मैंने वो जो साइड परकशंस होते हैं, छोटे छोटे परकशंस, उससे की। उसके बाद देन आई मूव टू दीज ऑक्टोपैड्स रोलैंड का। देन उसके बाद सीक्वेंसर, थोड़ा सा अपग्रेड करके। देन उसके बाद सैम्पलर, then फिर programming the new window and all that stuff, and that's how it started. And when did your guru Tawfiq Qureshi, when did that happen in your life? Since when have you been? So I started learning from Pandit Bhavani Shankar ji, the Pakhavaj maestro. Yeah. He's my dad's childhood friend. Wow. तो उनके पास जाना शुरू किया, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर मैंने खुद उनको सामने से बोला कि मैं प्रोफेशंस की तरह ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, आई एम रियली सॉरी, तो आप प्लीज कुछ हेल्प कीजिए मुझे इसमें। तो ही सेड कि बोले फिर तू एक काम कर, तू तौफीक भाई के पास जा। तो इट्स वेरी रेयर कि कोई एक गुरु आपको अपने स्टूडेंट को भेज रहा है किसी एक बड़े उस्ताद के पास। तो उन्होंने बोला कि मैं बात कर रहा हूँ उनसे, तौफीक भाई से, और फिर तू उनसे बात करके तू चले जाना। तो उन्होंने बात की, फिर मैंने उनको एक दिन कॉल किया कि आपसे मिलना है मुझे। बोले हाँ हाँ हाँ, बोले तुम आ जाओ घर पे। तो फर्स्ट टाइम मैं गया उनके घर पे, तो इस बात को अभी हो गए 13 से 14 साल। सो इट्स बीन 13-14 years आई एम लर्निंग अंडर हिम, एंड आई एम स्टिल लर्निंग अंडर हिम, एंड तो लर्निंग तो जारी रहेगी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो उन्होंने ही मुझे भेजा कि भैया अब ठीक है, तेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, सो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिस चीज में इच्छा है, जिस चीज की ज्यादा करने की, जिस चीज का ज्यादा दिल हो रहा है, वो ही करो तुम। सो दैट्स हाउ आई मेट तौफीक भाई। Wow, amazing. So after learning from such amazing gurus, I would like to call, I will like to ask you कि ये rhythm, इसका definition क्या है? मतलब मैं I don't want a bookish definition. एक क्या कहते हैं, एक क्या होता है ना कि जब हम चलते हैं, जब सांस लेते हैं, तो वो एक लय है।
उसके अंदर एक लय छुपी है, एक रिदम छुपा हुआ है। सो वो एक, क्या कहते हैं कि उस चीज को बस ढूंढना आना चाहिए। तो मेरी नजर में रिदम, हर जगह रिदम है, क्योंकि मुझे उस तरीके से मेरे गुरु ने सिखाया कि जहां देखो वहां पे तुमको एक अपना विजन इतना एक्सपेंडेड रखो कि तुम जहां देखो वहां पे तुमको रिदम दिखाई दे। So if we talk what is rhythm, then I would say that if the song is a body, so you can say the pulse is the rhythm. Yes. Wow. Because एक पल्स जो बॉडी के अंदर रहती है, तो वो Yes. पल्स एक रिदम है मेरे हिसाब से। कि उस पल्स को जब तक वो पल्स एक झोल में, एक लय में नहीं चलेगा, तब तक आपकी बॉडी भी ठीक से चल नहीं पाएगी। तो मेरी नजर में ये एक रिदम की परिभाषा, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं रिदम को, अभी तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बट जहाँ तक इतने कुछ छोटे से वक्त में एक्सपीरियंस किया है, तो आई फील कि वो एक अंदर का, बॉडी के अंदर की पल्स है वो। Yes. लता जी ओल्ड सॉन्ग कुछ दिल ने कहा, Yes. not wrong, Yes. from the movie Anupama, it doesn't have any rhythm. मतलब एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा बच नहीं रहा है, लेकिन जो डबल बेस है उस वक्त जो हुआ करता है, उसके ऊपर एक पल्स क्रिएट किया गया है। सो यू कैन फील द रिदम, कि गाने में रिदम है, मतलब कुछ बज नहीं रहा हो इंस्ट्रूमेंट रिदम का ऐसा पर्टिकुलर, या लो ड्रम या एनीथिंग, बट देयर इज अ पल्स इन द सॉन्ग, सो दैट्स रिदम। Rhythm is like a palette, right? Rhythm has all these different elements, all these different frequencies. So layering के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं दीपेश भाई कि layering कितना important है, और what what does it make to the beat of the song? मतलब when 2 or 3 instruments or more than that come together and complement each other, how does it form a beat? Let's talk about layers now. See, layering for me is polyrhythms, the concept of polyrhythms. Now, what is polyrhythms? Polyrhythms is something which is played by a group of people, or if you're recording alone, then you'll have to, of course, track it separately. But polyrhythms is if someone is holding one groove, then the other layer will be complementing it at the same time, but it will play a different accent. So that's how the layers are done. So that's how the polyrhythm, the concept of polyrhythm is कि अगर एक layer सीधी जा रही है, दूसरी layer उसको complement करेगी, but maybe it won't start from one, it will start by the second beat. Right. The third layer will start by maybe the fourth beat. The fourth layer will start by third beat. So ये, but make sure कि ये सारी चीजें किसी भी तरह से ग्रूव को डिस्टर्ब ना करें, किसी भी तरीके से आपके गाने को, कॉम्पोजिशन को, लिरिक्स को डिस्टर्ब ना करें. We are discussing these 3 terminologies when it comes to rhythm, that is tal, lay and jhol. I want you to take me through the difference between these 3 and how they are interconnected also. So I wanted you to talk about swing, and that is a very important thing, I guess. So that is what I had written in my introduction also, that and who else than you can tell me more, because you have been amazing with the swing of the thing. So can you tell me? So talking about tal, so there are like hundreds of tals in classical music, and अब जैसे क्या कहते हैं कि if you have composed a track, so while composing, your composition itself has one rhythm in it, whether you program it or not, but उसके अंदर एक inbuilt rhythm है, because you have thought of something. जैसे वो मसीहा आ गया, you thought of चलो इसको 7/8 में बनाते हैं, तो 7/8 क्या है? वो ताल है, रूपक ताल है. जैसे रेनी फड़कती किया था, तो वो that will come under कहरवा जो है होता है, तो वो एक ताल हो गया गाने का. अब जैसे बहुत पुराने गाने हैं जो रूपक ताल में 7/8 में बने हैं, जो 10 मात्रा में बने हैं. आंसू भरी है दिल की राहें, ओल्ड सॉन्ग. देन रूपक ताल में बहुत सारे गाने पुराने बने हुए हैं.
जपताल में तो है ही। तो ये सब क्या होता है कि कॉम्पोजिशन जब बनता है तो उसका एक मीटर जो सेट करना होता है लिरिकली जो होता है, तो उस चीज को कंपोजर पहले लिरिक्स ट्यून के साथ मैच करता है और उस चीज को एक मीटर उस चीज का क्रिएट करता है। तो नॉट नेसेसरी कि वो मीटर हमेशा एक ही पर्टिकुलर ताल में जाएगा। उसके लिए ही विल हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स। सो जैसे यहाँ पे हम जैसे ताल कहते हैं, वेस्ट में उस चीज का टाइम सिग्नेचर कहा जाता है उस चीज को। जैसे 4/4 है, 6/8 है, 3/4 है, 7/8 है, 5/8 है। सो ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीजें एक ताल जो होता है, जो एक कॉमन जो ठेका जिसको क्या कहा जाता है, जो मतलब एक इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो ठेका होता है वो एक आप उसको ताल की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक गाने का ताल है। अब जो लय है, अब लय क्या है? लय टेम्पो है। ऊपर की लय, नीचे की लय, मध्य लय, जैसे क्लासिकल टर्म्स में कहा जाता है कि द्रुत लय हो गई आपकी, फिर मध्य लय हो गई, विलंबित लय हो गई। सो नाउ इफ यू कंसिडर, अब जैसे तू ही रे सॉन्ग है, so that will come under विलंबित लय, स्लो टेम्पो सॉन्ग। अभी ये जो शंकरा जो सुना हमने, that will come in द्रुत लय, तो वो टेम्पो है गाने का। सो दैट्स हाउ यू डिसाइड कि ये अच्छा, ये मेरे गाने का ये टेम्पो रहेगा, ये लय रहेगी मेरे गाने की, कि ओके आई वांट टू कंपोज अ सॉन्ग इन 110 BPM, so that is your lay, that is your tempo। अब उसके अंदर आप इफ यू फील अच्छा ये 110 फास्ट हो रहा है, मुझे लिरिकली गाने में तकलीफ हो रही है, okay, so I'll bring it down to 108 maybe। Yeah, so I would like to tell it to the audience, sorry to cut you, that the BPM is a metric on which we scale the tempo. It's beats per minute, right? Beats per minute, yes। Yeah, so that is how we there are a lot of people who are curious about these things. So the BPM is our metric, the way we tempo. Yeah, so you are talking about the tempo aspect of it. Yes, tempo aspect of it. Now your ताल is decided, your beats are decided कि आपको 16 beats है, जो भी है वो करना है, then आपकी लय डिसाइड हो गई, टेम्पो डिसाइड हो गए। नाउ कमिंग टू द झोल। नाउ व्हाट इज झोल? सो झोल एक क्या बोलते हैं, झोल झपाटे वाला झोल नहीं है। so, वो बहुत बार होता है। तो झोल एक क्या कहते हैं, अभी जैसे अभी एक 6/8 का कोई भी पैटर्न है, कोई भी ग्रुप है, अभी मतलब तो ये झोल है। अब इसका झोल बदलना है, तो धिन्ना कदिद्धांग धित्ता कतित्ता कधिन्ना कदिद्धांग धिन्ता कतित्तांग धिन्ना कदिद्धांग धिन्ता कतित्तांग धिन्ता कदिद्धांग धिन्ना कतित्ता कधिन्ता कदिन्ना धिन्ना करदिद्धांग धिन्ना करतित्तांग धिन्ना करदिद्धांग। तो दिस इज झोल। ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग बनता है गाने का। सो बिकॉज सी इफ यू लिसन टू सम अफ्रीकन म्यूजिक, उनका जो झोल आता है प्लेइंग में, वो मतलब सीख के भी नहीं आ सकता है। सो ये जो क्या होता है ना, अब जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो जो महाराष्ट्र में वो जो डोंबारी होते हैं, अब वो जो हाथ का झोल है वो सीख के भी नहीं आएगा। देन ढोल ताशा का जो बड़ा एंसेम्बल रहता है, पथक रहता है, एक उनका अलग ही झोल है बजाने का। सो दैट इज देयर, झोल इज बेसिकली देयर इन योर बॉडी, इट्स इनसाइड देयर, यू फील इट। सो यू नो जब तौफीक भाई सिखाते थे पहले, मतलब अभी भी जब सिखाते हैं, तो हमेशा वो एक बात बोलते हैं कि अब्बा जी हमेशा बोलते थे कि अंदर से डांस करो, वो फील करके डांस फ्रॉम इनसाइड। यू डोंट हैव टू ऐसे मूव दिखाना जरूरी नहीं है, बट जब तक वो अंदर से एंजॉय करोगे ना उस चीज को, तो अपने आप तुम्हारे हाथ में आएगा। सो दैट झोल यू नीड टू फील इट फ्रॉम इनसाइड। मतलब अब मैं ही अंदर से अगर ग्रूव नहीं कर रहा हूँ तो फिर सामने वाला क्या करेगा? सो झोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भले कोई भी टाइम सिग्नेचर में रहें या 4/4 में रहें, 6/8 में रहें, 6/8 का झोल बहुत अट्रैक्टिव है।
Yeah. बिकॉज बहुत ही जल्दी लोगों को पकड़ में आ जाता है, बिकॉज listeners are very familiar with 6-8 time signature, 3-4 time signature. So once I asked Ajay Dada about this कि आप मतलब क्या एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि सैराट झाला जी जो गाना है, सो उसका टीजर आया गाने का, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे सारे गाने ऑलमोस्ट उसमें बजाने के लिए मिले अजय अतुल के लिए. सो सैराट झाला जी का टीजर आया तो मैंने ऐसे ही, सत्यजीत से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो मैंने ऐसे ही बोला, मतलब यार ये लाइव रिदम कर दिया आपने को पता है नहीं, बुलाया नहीं अजय दादा ने. तो सत्यजीत वाले बोले हाँ यार पता नहीं कुछ जल्दीबाजी में हुआ रहेगा. तो देन आफ्टर 2 days वी गॉट अ कॉल के सैराट झाला जी का लाइव रिदम करना है. सो आई स्टिल रिमेम्बर रूपम कॉल्ड मी. सो मैंने रूपम को बोला, रूपम हो गया ना गाना? नहीं करना है तो इसलिए तो तुम लोगों को बुलाया है. सो हम लोगों ने डब किया गाना. देन आई वेंट टू अजय दादा एंड आई आस्क्ड हिम कि हाउ डिड यू डू इट. मतलब ठीक है वो सैंपल वैम्पल लेके करना वो एक अलग चीज है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डिड यू डू इट. सो ही सेड कि आई नेवर क्वांटाइज 6-8 सॉन्ग्स रिदम व्हेनेवर आई एम प्रोग्रामिंग. सो मैं स्टार्ट से एंड तक पूरा गाना बजाता हूँ इन द क्लिक. बोले आई ट्राई टू अवॉइड प्रेसिंग द क्यू बटन ऑन माई कीबोर्ड. सो ही सेड कि कभी भी 6-8 का गाना क्वांटाइज जितना हो सके मत करना. बस अगर क्वांटाइज कर दिया यू विल लूज द झोल, यू विल लूज द स्विंग. नाउ क्या होता है कि अभी जैसे धा दिन ता दिन धा दिन ता दिन धा दिन ता दिन धा दिन ता दिन धा दिन ये चल रहा है. अब इसको क्वांटाइज कर दोगे तो धा दिन ता दिन धा दिन ता दिन धा दिन, इट विल लूज इट्स सोल. Yes. It will play super tight. It will play, very crunched and machinery kind of a sound. So it won't give you that feel. It won't give you that, Yes. what do you call that proper swing. So उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्विंग को बहुत जानना जरूरी है गाने के अंदर, एक ग्रूव के अंदर. तो चाहे वो 4/4 हो या 6/8 हो. अब जैसे शंकर आया सो झंग कचक तंग चकंग कचक तंग झंग कचक तंग चकंग कचक तंग झंग. अब इसमें क्या होता है कि एक जरा सा हाथ आपका मतलब दिमाग में यहाँ पे झोल चेंज हो गया तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा उसमें. लाइक झंग कचक चंग चकक कचक चंग झंग कचक चंग चकंग कचक चंग झा कचकंग चकक कचक चंग झा कचकंग चकक कचक चंग झा. ये 6/8 में कब ढल जाएगा unconsciously you won't be able to get it. So yeah, very alert के आप जब गाने का एक ग्रूव सेट किया है तो उसका झोल बराबर से रहे और वो क्लिक में बजे, बिकॉज क्लिक में वो झोल बजाना बहुत जरूरी है. लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस के क्लिक में बजाने के चक्कर में झोल चला गया, झोल में बजाने के चक्कर में क्लिक चला गया. तो वो नहीं होना चाहिए. तो आप it is so much beyond the machinery can provide us, and that is where I think the need of having a human player play the live rhythm comes in, and that is what I wanted to actually say. An amazing answer actually. Thank you so much for explaining this in a very detailed format.